इस कहानी के लेखक है सुशील कुमार। मौसम सुबह से ही बहुत खराब था। रह रहकर बारिश हो रही थी। बादलों ने पूरे आसमान को काली चादर से ढक रखा था, मानो किसी ने आसमान में काली स्याही उड़ेल दी हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कॉलेज के हॉस्टल की खिड़की से निहारते हुए सूरज को अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। सामने का पीपल का पेड़ बिना हिले डुले इस तेज बारिश में भीग रहा था। वह बड़े गौर से इस पीपल के पेड़ को अपनी नम आंखों से देख रहा था। उस पेड़ को देखकर सूरज को अपने गांव के पीपल के पेड़ की याद आ रही थी। पूरे गांव में उस पीपल के पेड़ के बारे में न जाने कितनी बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि चुड़ैलों ने इस पीपल के पेड़ पर अपना आशियाना बना रखा है। ऐसा भी कहा जाता अमावस्या की रात उस पेड़ की डालियों पर कई आत्माएं बैठी दिखाई देती है, और फिर रात के 12 बजे के बाद ये प्रेत आत्माएं पेड़ से नीचे उतरकर नग्न अवस्था में नृत्य करने लगती है। गांव वाले कहते हैं इस रात आत्माएं अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा किया करती है। सुबह होने पर उस पीपल के पेड़ के नीचे खून ही खून मिलता और उस पेड़ की सारी डालियां झुकी हुई होती। सदियों से ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत, नर पिशाच, चुड़ैल आदि का वास होता है। सूरज खड़े सोच रहा था, क्या हॉस्टल में खड़े इस पीपल के पेड़ पर भी भूत प्रेत रहते होंगे। तभी अचानक से किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। सूरज ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने उसकी ही उम्र का लड़का, जिसका नाम मुकेश था, वो सामने खड़ा था। हाय, मैं मुकेश हूँ, ये कमरा मेरा है। क्या तुम ही मेरे रूम पार्टनर हो? आई मीन, मेरा मतलब है तुम भी मेरे साथ रहने वाले हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सूरज हूँ। शहर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज अंदर से कैसा होता है, ये सूरज और मुकेश दोनों ने पहली बार देखा था। वे दोनों ही गांव के थे। इंजीनियरिंग टेस्ट में उन दोनों की अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उनको शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला था। उन दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग था, सूरज का टेक्निकल और मुकेश का सिविल। जल्द ही दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। मुकेश एक किसान का बेटा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। इतने बड़े कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप की बदौलत एडमिशन तो मिल गया, फिर भी वह एडमिशन लेना नहीं चाहता था, ताकि वह गांव में रहकर अपने पिता के साथ खेत में मेहनत करके अपना कर्ज उतार सके। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे उनका बेटा भी मेरी तरह मिट्टी के साथ मिट्टी हो, और उन्होंने जबरन मुकेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। ये सारी बातें मुकेश ने सूरज को बताई थी। सूरज की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए दोनों में खूब पड़ती थी। लेकिन सूरज कुछ दिनों से परेशान रहता था। मुकेश ने उसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता। उसके हाव भाव कुछ बदल से गए थे। कई बार तो वो पूरी रात जाग जाग कर उस पीपल के पेड़ को घूरता रहता था। एक दिन जब सूरज हॉस्टल के कमरे में आया तो उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और सारे शरीर पर चोट के निशान बने हुए थे, मानो उसका आज किसी के साथ झगड़ा हुआ था। मुकेश ने उसे कई बार पूछने की कोशिश की कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, लेकिन सूरज ने उसे कुछ नहीं कहा। मुकेश ने यह भी नोटिस किया कि सूरज इन दिनों बहुत डरा डरा भी रहता है। छोटी छोटी बात पर चौंक जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल पर आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज से भी उसे परेशानी होने लगी थी, इसलिए वो अपना फोन हमेशा साइलेंट मोड पे रखता था। अमावस्या की एक रात की बात है। मुकेश अपने कमरे में देर रात तक बैठा पढ़ रहा था। उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था, इसलिए वह पढ़ाई में भी होशियार था। वो अपने डिपार्टमेंट का हीरो था। सभी प्रोफेसर, स्टूडेंट उसके फैन थे। लड़कियां तो मुकेश से बात करने के लिए हमेशा तरसती रहती थी। मुकेश अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था कि तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़की तेज हवा के चलते एकदम से खुल गई। बाहर की तेज हवा खिड़की से अंदर आने लगी। वो खिड़की को बंद करने के लिए उठा और उसने मन ही मन कहा, लगता है उसी के कारण ये खिड़की खुल गई। मैंने कितनी बार डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत की कि ये खिड़की बंद करवा दीजिए, पर यहाँ कोई सुनता कहाँ है।
उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर सच में बहुत तेज हवा चल रही होती है। उसने फिर से मन ही मन कहा कि लगता है कोई तूफान आने वाला है। ये कहकर उसने फिर से खिड़की को बंद करने की कोशिश की। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखा। इतनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे ये कौन है? अरे आज तो अमावस्या भी है, कहीं ये बुरी आत्माएं पीपल के पेड़ के नीचे तो नहीं आती है। उसे थोड़ा डर लगा। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे फिर से एक साया दिखाई दिया, पर अब वो बहुत डर गया था। उसने अब कमरे में सोए हुए सूरज को आवाज दी, लेकिन सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे फिर से वो साया दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उसे बुला रहा है। वो कुछ बोल रहा था। बहुत गौर से सुनने के बाद भी पता नहीं चल रहा था कि वो किसकी आवाज है। फिर एकदम से उसके दिमाग में आया, कहीं ये सूरज तो नहीं है। मुकेश ने पीछे पलटकर उसके बिस्तर की ओर देखा, पर सूरज वहां नहीं था। जाने अनजाने में वो बाहर गया। हो ना हो वो सूरज ही है, लेकिन इतनी रात वो वहां क्या कर रहा है? कहीं उसके साथ भी वही तो नहीं हो रहा है? मुकेश भागकर नीचे जाता है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से धक धक करके चल रही थी। वो जल्दी से भागकर पेड़ के पास पहुंचा। उसे जिस बात का डर था सूरज के साथ वही हो रहा था। सूरज अपनी आंखें मीचे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके आगे हवन कुंड और उसके चारों ओर एक लाल रंग का घेरा बना हुआ था। सूरज उस कुंड में आहुति डालते हुए एक ही बात बुदबुदा रहा था, हे बुरी आत्माओं मेरे पास आओ, हे बुरी आत्माओं मेरे पास आओ, हे पीपल के प्रेत मेरे पास आओ, जल्दी आओ। तभी पीपल के पेड़ पर हलचल सी होने लगी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से 3 साए पीपल के पेड़ से उल्टे लटक कर रोने लगे और एकदम से वो तीनों साए जमीन पर हवन कुंड के सामने आकर गिरे धड़ाम की आवाज से। इससे सूरज की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसके सामने काले लिबास में लिपटे 3 साए खड़े हैं। उनकी तेज तर्रार आंखें, शरीर खून से भीगा हुआ ऐसा लग रहा था वो अभी किसी की बलि देकर आए हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा था। उनके होंठ खून से सने हुए थे। उनका यह रूप देख सूरज का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला घोट रखा हो। वो बड़ी बड़ी आंखें किए हुए उनकी ओर देख रहा था। एकदम से वो साए सूरज की तरफ बढ़ने लगे, मानो आज उसको कच्चा चबा जाएंगे। तभी अचानक से सूरज और उन सायों के बीच मुकेश आकर खड़ा हो जाता है। उसके आते ही कुछ देर पहले जो हालत सूरज की थी, वो हालत अब उन तीनों सायों की हो गई थी। वो थरथर कांप रहे थे। उसके बाद वो साए वहां से अचानक गायब हो गए, मानो उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। सूरज के दिल की धड़कन अब भी तेज गति से चल रही थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ये क्या हो गया। सूरज ने मुकेश की तरफ नजर उठाकर देखा और पूछा, कौन थे वो, और तुम्हें देखकर भाग क्यों गए? पहले तुम मेरे साथ कमरे में चलो, फिर तुम्हें सारी बात बताता हूं। मुकेश सूरज को अपने साथ हॉस्टल के कमरे में लेकर जाने लगा। इस बीच ना जाने कितने सवाल सूरज के दिमाग में चल रहे थे। हॉस्टल के कमरे में जाकर मुकेश ने सूरज को पानी का गिलास दिया। सूरज ने एक ही सांस में वो सारा पानी पी लिया। फिर वो मुकेश की तरफ देखने लगा। सूरज, मैं जिंदा नहीं हूँ, अब मैं मर चुका हूँ। पिछले साल मेरी मौत हो चुकी है। मेरी मौत के कारण इसी हॉस्टल के लड़के रवि, सन्नी और नितिन है। सूरज के हाथ से वो खाली गिलास नीचे छूट गया। वो सहमा हुआ मुकेश की ओर ऐसाई की भांति देख रहा था। उसके शरीर से पसीना पानी की तरह छूटने लगा और फिर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रवि, सनी और नितिन इसी इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट थे। बड़े घरों के ये लड़के पूरी तरह बिगड़े हुए थे। जूनियर की रैगिंग में इन्हें बड़ा मजा आता था। इन लोगों को आत्मा को बुलाने वाला खेल बहुत पसंद था। ये हर जूनियर से ये खेल अमावस्या की रात को करवाते थे। ये अपने जूनियर को टॉर्चर करते इस बात के लिए दबाव बनाते थे कि अमावस्या की रात को ये पीपल के पेड़ के नीचे आंख बंद करके आधी रात को 20 मिनट तक ये कहलवाते, हे बुरी आत्माओं मेरे पास आओ,
अगर कोई जूनियर इनकार करता तो उसे मारते पीटते और बुरी तरह टॉर्चर करते। उसके बारे में पूरी कॉलेज में डरपोक फट्टू आदि बातें फैला देते। आखिरकार हार कर जूनियर को इनकी बातें मानने के लिए तैयार होना ही पड़ता। इनके डर से जूनियर आधी रात पीपल के पेड़ के नीचे आते और वही दोहराते जो उन्होंने कहा होता। जब वे अपनी आंखें बंद करके ये सब दोहराते तब ये अचानक से ये उस पेड़ से कूदकर उनके सामने आ जाते और जब कोई उन्हें उस होलिये में देखता तो वो डर जाता और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता। उसे देख ये तीनों बहुत खुश होते। उन्हें इस काम में बहुत बड़ा मजा आता था। इसके बाद वो तीनों भागते हुए जूनियर की वीडियो बनाते और वीडियो बनाकर ये कहते कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि तू कितना बड़ा फट्टू है। अगर तू चाहता है हम तेरी वीडियो वायरल ना करें तो जो हम चाहे वो करना होगा। उसके बाद ये जूनियर से अपनी उल्टी सीधी मांगे पूरी करवाते। इन मांगों में कॉलेज के बाहर से सिगरेट, शराब लाने तक से लेकर कपड़े धोने तक शामिल होते। किसी को भी अपनी इज्जत प्यारी होती, इसलिए हर कोई इनकी मांगे मान भी लेता। मेरे साथ भी उन्होंने यही खेल खेला, लेकिन मैं दिल का बहुत कमजोर निकला। उनके डराने से मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गया। रवि, सन्नी और नितिन की रैगिंग उस पर भारी पड़ गई थी। उनकी वजह से पेड़ के नीचे निर्दोष मुकेश मरा पड़ा था। उन तीनों को समझ आ गया कि वो तीनों बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रातों रात मुकेश की लाश को शहर के बाहर एक नाले में फेंक दिया। बाद में जब मुकेश की लाश कॉलेज वालों को मिली तो उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि कुछ समय से मुकेश की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने बाहर जाकर अपनी जान दे दी। मेरा शरीर तो उस दिन खत्म हो गया, लेकिन सूरज, मेरी आत्मा अभी तक यहीं भटक रही है। मैं चाहूं तो उन तीनों को कभी भी मार सकता हूं, पर उससे मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि रैगिंग जैसी बीमारी से हमारा कॉलेज का कैंपस आजाद हो, ताकि कल को कोई मुकेश ना मरे। मैं चाहता हूं कि तुम ये सारी बातें प्रिंसिपल को बताओ। उन तीनों दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो कल मैं था, आज तुम थे, कल किसी और का नंबर होगा। सूरज उसी समय प्रिंसिपल के घर गया। उसको ये सारी बातें बताई। प्रिंसिपल सर को पहले तो सूरज की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सर ये सारी बातें मुकेश ने मुझे बताई और मुकेश इस समय हमारे साथ इसी कमरे में मौजूद है। वो हमारी बातें सुन रहा है। मुकेश की मौत पर प्रिंसिपल सर को थोड़ा शक तो हुआ था कि इतना होशियार लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अंदर ही अंदर क्या पता कोई प्रेशर मुकेश पर हो। आधी रात को पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज कॉलेज कैंपस में गूंज रही थी। रवि, सन्नी और नितिन के हाथों में हथकड़ियां थी और पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा रखा था। पहले तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस के डंडे और सूरज की गवाही से सारा सच बाहर आ गया था। पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर कैंपस से बाहर जा रही थी। पुराना पीपल का वो पेड़ पीछे छूटता जा रहा था। सूरज की आंखें मुकेश को तलाश रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।